हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम एचपी टेट नवंबर 2022 का जो पेपर है उस पेपर को मैथमेटिक्स पोर्शन को सॉल्व करेंगे और इसी तरह हम सारे इसके पोर्शन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम सारे ही ईयर्स के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा जो पेपर है मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसे 30 क्वेश्चन होंगे इसमें, और इन 30 क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे आज के दिन, आज की इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है कि द सेकंड डेरिवेशन ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू। तो बोल रहा है कि सेकंड डेरिवेशन ऑफ लॉग एक्स क्या होता है। तो इसके लिए क्या है, सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेशन ऑफ लॉग एक्स। तो हम क्या करेंगे, वाई लॉग एक्स। ठीक है, वाई लॉग एक्स। आपको पता है कि वाई लॉग एक्स का जो आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी वाई डी एक्स, ठीक है, और डी वाई डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स, ठीक है, लॉग एक्स। तो आप इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये तो सेम ऐसे ही रहेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स की जो डिफ्रेंशिएशन होती है वो होती है 1/x। ठीक है, ये फॉर्मूला ही होता है, इसे याद रखना पड़ता है, 1/x। ठीक है, अगर इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो डी वाई डी एक्स, ठीक है, तो आप इसको डी वाई डी एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स इन्वर्स करके। ठीक है, एक्स इन्वर्स करके लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे। एक डिफ्रेंशिएशन तो हमने कर दी, सेकंड डेरिवेशन करेंगे तो डी स्क्वेयर वाई, ठीक है, डी स्क्वेयर वाई और डी एक्स स्क्वेयर, ठीक है, डी स्क्वेयर वाई डी एक्स स्क्वेयर। तो इसके जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी बाय डी एक्स, ठीक है, एक्स इनवर्स, एक्स इनवर्स। ठीक है, आपने इसकी डबल डिफ्रेंशिएशन कर दी। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ पहुँच गए। अब क्या करेंगे, आप इसकी जब आप डेरिवेशन करेंगे तो -1 जो ऊपर होता है पावर का, आपको डिफ्रेंशिएशन करनी तो आती ही होगी, वो नीचे आगे आ जाएगा -1। ठीक है, एक्स जो -1 और -1, ठीक है, तो ये क्या डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी इसकी, -x इनवर्स स्क्वेयर। ठीक है, तो जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, डी स्क्वेयर वाई, ठीक है, डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू, ठीक है, -x इनवर्स स्क्वेयर आया था। ठीक है, तो ये कैसा आएगा, डी कैसे लिखेंगे हम इसको, डी स्क्वेयर वाई डी एक्स स्क्वेयर, ठीक है, डी एक्स स्क्वेयर। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको जो हम लिख सकते हैं -1/x स्क्वेयर। तो ये आपका फाइनल जो आंसर आएगा -1x स्क्वेयर। तो ये क्या है, -1x स्क्वेयर, तो आपका आंसर है सी। तो इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ़ cos 40 प्लस a इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री देन वैल्यू ऑफ a। तो आपको वैल्यू ऑफ a फाइंड करनी है कि जो वैल्यू ऑफ a है वो क्या होगी। देखिए, इसको आप एक कॉमन जो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं पहले वो बता देता हूँ कि कॉमन अंदाजा, जैसे cos 40 है, साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू साइन 30 पे होती है 1/2। ठीक है, साइन 30 पे जो वैल्यू होती है 0, साइन 0 पे 0 होती है और साइन 30 पे 1/2 होती है। और कॉस 14 प्लस कितना करेंगे कि 1/2 वैल्यू आती है। तो कॉस जो आपका 60 पे होता है, 60 पे कितनी आती है, कॉस 60 पे कितनी आती है, 1/2 ही वैल्यू आती है, सेम वैल्यू। तो आप बोल सकते हैं कि इसके जो ए है वो क्या होगा, 20 डिग्री होगा। ठीक है, ये एक अंदाज एक होता है कि फास्ट ट्रिक की कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये एक फास्ट ट्रिक की तरह है। तो इसका आंसर ऐसे क्या होगा, 20 डिग्री होगा। अंदाज़ा लगाना होगा आपको, जल्दी जल्दी करना है क्वेश्चन। बाकी इसका जो प्रॉपर मेथड है वो कैसे है, वो ऐसे है कि कॉस, ठीक है, 40 प्लस ए, ठीक है, 40 प्लस ए इक्वल टू साइन 30। ठीक है, तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपका होता है कि साइन 90 - 30 इक्वल टू कॉस 30, कॉस थीटा। साइन 90 - थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये इसका एक फार्मूला होता है, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। तो इसके थ्रू करेंगे तो क्या बनता है आपका, साइन क्या बनता है, साइन, ठीक है, साइन जो आपका 90, ठीक है, 90 माइनस
जो थीटा है आपका वो कितना है 40 प्लस ए, 40 प्लस ए आपका थीटा है, ठीक है। साइन 90 माइनस 40 प्लस एक्स, ठीक है, या ए बोल दो इसे, ए है ये। तो ये है, ठीक है। फॉर्मूले में जो आप पुट करते हैं वैल्यू तो ये आता है, और साइन थीटा ऐसे क्या ऐसे ही है, ठीक है। तो आप इस साइन से ए साइन काटेंगे तो क्या बचेगा 90 माइनस 40 प्लस ए, ठीक है, और यहाँ बच जाता है 30 डिग्री, ठीक है। इसको आप माइनस करेंगे तो बचेगा 50 प्लस ए 30, और जब आप इसको, ठीक है, 50 प्लस ए इक्वल टू 30, ठीक है। सॉरी प्लस ये जो है ये जो है माइनस का बनेगा, जब आप इसकी ब्रैकेट्स खोलेंगे यहाँ पे ये माइनस का बन जाएगा। तो हाँ, तो आप जब इसको एक साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 50 माइनस 30, और ए की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री, 20। तो इसका राइट आंसर होगा 20। तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला याद रखना है कि फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, या साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है इसे ध्यान रखना है, और इसमें जो थीटा की वैल्यू है ये 40 प्लस ए है, जो थीटा की वैल्यू है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 93, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है। तो सम ऑफ जो आपका इंटीरियर एंगल होते हैं वो कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री होता है सम ऑफ जो इंटीरियर एंगल होता है 180 डिग्री। पर इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का सम पूछा है इसमें। तो ये कैसे निकालेंगे, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल देखिए, जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। अगर आपको याद रखना हो तो इसे याद रख लीजिए, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री। बाकी आपको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा कि मान लीजिए एक आपके ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपकी ट्राइंगल है, ठीक है, और इस ट्राइंगल में मान लीजिए ये आपकी एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है। तो ये इसका इंटीरियर एंगल है, ये इसका इंटीरियर एंगल है, और ये इसका एक्सटीरियर एंगल, एक ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया, एक ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है, और एक ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये तीन इसका एक्सटीरियर एंगल हो गए, ठीक है। तो इसका एक्सटीरियर एंगल क्या हो गए, एक ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया, एक ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया, एक ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल जो है, मान लो आप इसको एंगल 4 मान रहे हो, इसको एंगल 5 मान रहे हो, इसको एंगल 6 मान रहे हो, ठीक है, और अंदर वाला एंगल है जो इसको इंटीरियर एंगल जो इसको एक एंगल 1 मान रहे हो, इसको एंगल 2 मान रहे हो, इसको 3 मान रहे हो, इसको मान रहे हो 3, ठीक है। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि 4, 5, 6 आपको क्या निकालना है कि एंगल जो 4 है, एंगल 5 है और एंगल 6 है, इसका सम कितना होता है। एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 का सम कितना होता है, आपको ये फाइंड करना है ठीक है। तो आपको कैसे फाइंड करना है, देखिए जो एंगल 4 है, जैसे ये एंगल जो 4 है, ठीक है, जो इसका होता है कि जो एंगल 4 है वो किसके बराबर होता है, जो एंगल 2 और एंगल 3 होता है ये इसके बराबर होता है। जैसे कि आपका एंगल जो 5 है ये किसके बराबर होता है, एंगल 2 और एंगल 1 के बराबर होता है, और एंगल 6 है यह किसके बराबर होता है, एंगल 1 और एंगल 3 के बराबर होता है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को कि जो एंगल 4 है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होता है, सॉरी एंगल 4 होता है जो वो आपका बराबर होता है एंगल 2 और एंगल 3 के बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। जो एंगल आपका 5 होता है ये होता है आपका एंगल 1 और एंगल 2 के बराबर। जो
जो एंगल 5 होता है जो यहाँ पे है, ये किसके बराबर होता है? अपने इन कोणों के बराबर होता है। ठीक है, जो एंगल 6 है ये अपने किन कोणों के बराबर होता है? ये आपके इन के बराबर होता है। ठीक है, जो एंगल 6 है, एंगल 6 है ये इसके और इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। और जो एंगल 4 है, ये वाला 4 है, ये इनके बराबर होता है। ठीक है, तो हमने कैसे किया? हमने क्या किया, एंगल जो 4 है वो होता है एंगल 2 प्लस एंगल 3, जो एंगल 5 है वो होता है एंगल 1 और एंगल 2, और जो एंगल 6 है वो होता है एंगल 1 और एंगल 3 के बराबर। ठीक है, जब आप इनको इसमें डालोगे, आपको क्या निकालना था? एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 निकालना था आपको। तो ये किसके बराबर हो गए? जो एंगल आपका, इसमें वैल्यू डाल लीजिए, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 की वैल्यू इसमें डाल दीजिए। ठीक है, तो आप जब इसमें वैल्यू डालेंगे तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास क्या आएगा कि एंगल 4 की वैल्यू होती है एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 1 एंगल 3। ठीक है, जब आप इनको सबको करेंगे तो इसमें क्या आएगा? ये आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2 बार है सारे एंगल, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3। ठीक है, और ये आपके क्या थे? इंटीरियर एंगल थे, और आपको पता है इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180, तो 180 डाल देंगे इनकी जगह और ये आ जाएगा 360 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन था। थोड़ा सा मेरे पास स्क्रीन छोटी है, टूल्स ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से मुझे बार बार मिटाना पड़ रहा है, परंतु आपको मेरे को लगता है समझ आ जाएगा। वीडियो बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो इसका आंसर है 360 डिग्री। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 93। अब 94 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, तो ये है क्वेश्चन नंबर 94। तो क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 94 बोलता है लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीच अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड एंड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द ग्राउंड। तो ये कुछ नहीं है, इसको क्वेश्चन को समझिए पहले, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये क्या बोलता है कि एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी, ठीक है, भवन की खिड़की तक पहुंचती है। तो मान लीजिए कि ये क्या है, ठीक है, ये एक मान लीजिए आप एक दीवार है किसी घर की, ये घर की एक दीवार है। ठीक है, ये घर की एक दीवार है और इसकी एक खिड़की है यहाँ, ये मान लीजिए खिड़की है यहाँ। ठीक है, खिड़की है यहाँ। तो ठीक है, तो ये क्या बोले कि 10 मीटर लंबी सीढ़ी, ठीक है, भवन की खिड़की तक पहुँचती है। ज़मीन से खिड़की की लंबाई 8 मीटर है। ज़मीन से जो खिड़की की लंबाई है वो कितनी? 8 मीटर है। 8 मीटर खिड़की की लंबाई है ज़मीन से। ठीक है, और जो इसकी सीढ़ी हमने क्या है, जैसे हमने सीढ़ी रखी, हमने खिड़की सीढ़ी से चढ़ना है ऊपर को, तो हमने सीढ़ी इस तरीके से रखते हैं हम सीढ़ी, और इसकी लंबाई है 10 मीटर, इसकी लंबाई 10 मीटर। अब इन्होंने पूछा है कि भवन के आधार की दूरी ज्ञात कीजिए कि इस भवन की सीढ़ी के बेसिक सीढ़ी और भवन की आपस में दूरी कितनी है। सीढ़ी की आधार से भवन के आधार की दूरी ज्ञात कीजिए, इसके आधार से भवन के आधार की सीढ़ी के आधार से ज्ञात कीजिए डिस्टेंस कितना है। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन समझ आ गया, अब करते हैं इसे सॉल्व। जब आपको क्वेश्चन समझ आ गया, अब आपको पता है कि क्या, आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का। तो इसका बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? जो आपका क्या होता है, जो आपका बेस होता है और जो आपका क्या होता है, लंब होता है। जो आपका लंब होता है, आधार होता है और कर्ण होता है। जो आपका कर्ण, जो कर्ण होता है, ठीक है, उसकी जो उसका स्क्वायर, ठीक है, और बेस का स्क्वायर, बेस जो आधार, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है h का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे को क्या पता है, हमारे को पता था कि ये 8 मीटर, ये है 10 मीटर, ये निकालना है। तो ये है बेस, ठीक है, बेस, तो हमें बेस नहीं पता है, तो ये पता 10 का स्क्वायर फॉर्मूले में डाल दिया,
ठीक है। बेस हमें नहीं पता तो बेस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100, बेस का स्क्वायर 8 8 64, तो इसको एक तरफ ले गए 64 और ये आ गया 20 स्क्वायर, इनको माइनस किया तो ये आ गया 36 बी का स्क्वायर, और इस पे रूट लगाया। ठीक है, दोनों तरफ रूट लेने पर तो इससे ये कट गया और बी का 36 का गया 6, तो इसका आंसर आ गया 6। ठीक है, तो आंसर आ गया 6 मीटर। क्या आ गया? 6 मीटर। 6 DM भी दिया है इधर, पर ये नहीं होगा, 6 मीटर आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। इसमें कॉइन इज टॉस 3 टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं पहले। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है तो कम से कम 2 चितान होने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए कि हमने अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड। ठीक है, एक कॉइन को आप 3 बार उछालते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ क्या होती है। देखिए एक तो पहले तो हम पॉसिबिलिटीज़ कितनी आएगी देखते हैं। तो आपको पॉसिबिलिटी का फार्मूला होता है 2, ठीक है, n। तो इसमें क्या होगा, 2 बार एक कॉइन को कितनी बार उछाला जाता है, 3 बार। ठीक है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 8, तो इसकी क्या कितनी 8 पॉसिबिलिटीज़ है इसकी, कि 8 पॉसिबिलिटीज़ होगी इसमें। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होगी एक कॉइन को 3 बार उछालने पर। देखिए पहले तो इन्होंने लिखा इसमें हेड हेड हेड, पहली तो होगी हेड हेड हेड। ठीक है, सबसे सिंपल। दूसरी क्या पॉसिबिलिटीज़ होगी इसमें, हेड हेड टेल। तीसरी क्या होगी इसमें, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। ठीक है, टेल टेल टेल, टेल टेल टेल। ठीक है, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल। ठीक है, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, और होगी टेल टेल हेड, टेल टेल हेड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है इसकी टोटल पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, ये है इसकी टोटल पॉसिबिलिटीज़ है। अब इसमें हमारे को क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है तो कम से कम 2 चित होने की प्रायिकता, और कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 2 हेड। कि एट लीस्ट 2 हेड तो होने चाहिए, कम से कम। 2 से ज़्यादा हेड भी हो सकते हैं पर 2 हेड तो होने ही चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें देखो 2 हेड है, इसमें 2 हेड नहीं है, इसमें भी 2 हेड नहीं है, इसमें 3 हेड है। मतलब 2 हेड तो है पर 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो 3 हेड है, ये भी आ गया। इसमें भी 2 हेड है। ठीक है, इसमें भी 2 हेड है। कितनों में 2 हेड आ गए, इस और किसी में 2 हेड नहीं है, तो इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है, 4 में 2 हेड आ गए। ठीक है, तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई, टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम जो आपके हैं, टोटल आउटकम जो आपके हैं ये कितने हैं, 8 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 है, और एटलीस्ट जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड है 4। तो जब आप इसको 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो 1/2। ठीक है, 1/2। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला तो पता होगा कि जो आउटकम आने हैं, जो संभावना है, डिवाइड बाय जो टोटल आउटकम है, टोटल जो आउटकम्स है और जो संभावित है, उन दोनों को डिवाइड करते हैं। तो इसका आंसर आ गया 1/2। तो 1/2 देखिए, ये 1/2, ये सी है इसका आंसर, 1/2। तो राइट आंसर है सी। और कईयों को कन्फ्यूज़न होता है कि हेड 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 कैसे करते हैं, टेल टेल कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका सिंपल सा तरीका ये है कि पहले आप हेड 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 ले लीजिए 3 बार। अब क्या कीजिए, हेड हेड हेड, एक हेड की जगह टेल रख लीजिए। तो क्या कीजिए, अगले 2 की जगह टेल से रिप्लेस करते रहिए, 3 हो गया। अब 4 तीनों को टेल से रिप्लेस कर दीजिए, 3 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो 3 हो गया। अब आगे कैसे करें, अब क्या कीजिए कि टेल हेड टेल कर दीजिए। कि क्या है, एक टेल को हेड, एक टेल से हेड रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, अब दोनों से हेड को रिप्लेस कर दीजिए, 2 टेल से 2 हेड को रिप्लेस कर दीजिए। तो उसके बाद क्या है, हेड टेल हेड। ठीक है, और टेल टेल हेड। तो ये इस तरीके से निकाले जाते हैं। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर है 1/2। अब क्वेश्चन आता है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 1353। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ नहीं होता। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको, जैसे कि हमारे पास क्या है 13530000 है, आपको क्या है कि दशमलव एक पॉइंट के बाद लाना है। जैसे 1 के बाद आपको दशमलव लाना है। इसकी जगह कोई और टर्म भी होती 2333 होता तब भी आपको 2 के बाद दशमलव लाना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो देखो इसको लाने के लिए आपको करना पड़ेगा, इसमें कितने अक्षर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 के बाद 9 और शब्द है, ठीक है। तो आपको मतलब क्या है, यहाँ पे 0 लाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसको 10⁹ से, ठीक है, 10⁹ से गुणा भी करना होगा, 10⁹ से डिवाइड भी करना होगा। जब आपके 10⁹ से डिवाइड करेंगे तो उसका मतलब क्या है कि आप इसको अभी इसको दशमलव लगा सकते हैं। कैसे? तो आप 1.353, ठीक है, और ये वाला दशमलव आप लेंगे, ये तो आपने पॉइंट्स में लिख दिया इसको ऊपर, और गुणा 10⁹, और इसके आगे 000 है तो इनको आप मतलब नहीं है कोई, तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 1.353 10⁹। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल था। ये क्या है, गार्डनिंग शूज़ आर बॉट फॉर्म 250 एंड सोल्ड फॉर्म 325, व्हाट इज़ द प्रॉफिट? तो क्या है, कुछ नहीं है कि एक जूते हैं वो क्या है 250 के खरीदे गए हैं और 325 के बेच दिए गए हैं। तो व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज? तो कुछ नहीं, देखो पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि खरीदे कितने के, 250 के, बेचे कितने के 325 के। अब इनका डिफरेंस कितना हुआ कि कितना उसने प्रॉफिट लिया। तो प्रॉफिट दोनों को माइनस करेंगे, 325 माइनस जो 325 माइनस 250, तो ये कितना आ गया 75 आ गया, क्योंकि 250 50 और 25 आगे बचे तो 75 आ गया। और 75 आ गया, और ये बेस प्राइस कितना था इनका 250, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे। इससे ये 0 से काट दी, 25 75, 30%, 30% आ गए। देखिए ये कितने के थे, खरीदे कितने के थे 250, ठीक है, 250 के खरीदे थे, 250 के खरीदे थे, 250 के खरीदे थे, और सोल्ड कितने के किए 325 के किए। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 25 की जो इनका डिफरेंस होगा, ठीक है, वो कितने का जो आपका है वो है 75 का, ठीक है, 75 का है। और जो बेस प्राइस था वो कितने का था 250 का था, उसे डिवाइड कर दिया इंटू 100, ठीक है। अब इससे ये काट दिया, 25 75, 30, 3 से 10 से गुणा किया 30%, ठीक है, सिंपल सा, ये इसका आंसर है। आगे आ जाइए। वट ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलिनोमियल? अब देखिए पॉलिनोमियल कौन सा है इसमें। पॉलिनोमियल पहले तो आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल होता क्या है, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। कि पॉलिनोमियल जो होता है उसमें सिंपल सी बात है कि कोई माइनस का जो पावर्स होती है, जैसे कि आपकी कोई टर्म है, जैसे कि 2x+1 है मान लीजिए, तो ये पॉलिनोमियल है। परंतु 2x इनवर्स 1 + 1 इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, वो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। 2x माइनस इन्वर्स +1 पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें इन्वर्स आ गया। जो पॉलिनोमियल होता है उसमें सिंपल जो होते हैं नंबर्स होते हैं, जैसे कि x⁻1, x⁻2, x⁻3, x⁻4, जो आप सिंपल पावर्स होती है इसकी। इन्वर्स में कोई पावर नहीं हो सकती इसकी, जैसे कि x⁻−1 नहीं हो सकता, ठीक है, या 1/x नहीं हो सकता, ठीक है, √x नहीं हो सकता, ठीक है, 1/√x नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे कोई शब्द नहीं हो सकते इसमें सिंपल पावर होगी। जैसे √2
एक्स माइनस वन। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि √2 और एक्स पे भी √ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि ये क्या है, एक्स है 1/2, 1√2 ये हो गया, ठीक है, जो नहीं हो सकता। अगला है एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि डिवाइड में भी नहीं होता, क्योंकि अगर आप इसको ऊपर भी लाओगे जैसे कि एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इन्वर्स आ जाएगा, जो नहीं हो सकता, ठीक है। थर्ड आ गया, थर्ड को छोड़ दिए, फोर्थ भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी यही है। अब थर्ड को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक्स स्क्वेयर, ठीक है, एक्स स्क्वेयर, थर्ड को जो हम सॉल्व करते हैं इसमें क्या होता है एक्स स्क्वेयर, ठीक है, 3x3/2, ठीक है। अब आप इसके अंडर रूट एक्स है जो इसके नीचे √x है, इसको ऊपर ले जाइए तो याद बनता है एक्स इनवर्स √2, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आता है एक्स स्क्वेयर प्लस 3x, ठीक है, 3x, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2, ठीक है, और इनको माइनस करेंगे 1/2। जब आप इसको यहाँ सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वेयर 3x⁻2 और इसको भी आ गया 2, तो 2 से 2 कट गया, तो सिंपल क्या बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस 3x, क्या बन गया ये बन गया। तो ये बना बात, इसको सॉल्व करके एक्स स्क्वेयर प्लस 3x, जो एक सिंपल है, देखिए इसमें x की पावर भी 2 है और इसमें x की पावर 1 है, तो जो है ये आपका पॉलिनॉमियल है, ठीक है। तो ये पॉलिनॉमियल है, इसको सॉल्व करने के बाद में पता लगता है। ऐसे तो हमें देखने में लगता है कि ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है, परंतु जब हम इसे सॉल्व करते हैं, इसको एक सिंपल मैथ लाते हैं तो ये पॉलिनॉमियल कहलाता है। तो ये इसका आंसर होगा सी। बाकी आप किसी को भी सॉल्व कर लीजिए, वो सिंपल में नहीं आएगा। इसे भी सॉल्व करोगे तो एक्स की पावर एक्स के स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, 2x स्क्वायर, यहाँ पे आपको इसका एक्स का 4 करना पड़ेगा, यहाँ पे गुना करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो आप इसको सिंपल में नहीं ला सकते, तो इसलिए ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। अब आता है अगले क्वेश्चन में, इसका आंसर है सी। अब आ जाता है आपका सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल विद साइड ABC। देखो जो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल होता है वो क्या होता है, वो जो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल होता है, पहले तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल होता है A + B + C। कैसे, देखो पैरामीटर क्या होता है, तीनों जो भुजाएं हैं इसकी, A भुजा, B भुजा, C भुजा, तो पैरामीटर क्या है तीनों का प्लस, तो पैरामीटर का A + B + C होता है इसका पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर, इसका सेमी बोलते हैं आधा, जो इसका है आधा का अर्ध, देखिए हिंदी में देखिए अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होगा, जब इसका पैरामीटर क्या होता है, जब इसका पैरामीटर A + B + C होता है। पैरामीटर होता क्या है, पैरामीटर होता है जो इनकी आउटर बाउंड्रीज होती है उनका प्लस, उनका टोटल ABC, ये इसकी आउटर बाउंड्री तो इनका प्लस, तो इसका प्लस हो जाता है ये ABC। तो इसका अर्ध परिमाप कितना होता है A + B + C / 2, क्योंकि ये आधा कर दिया हमने तो इसका होगा / 2, तो इसका आंसर है B, ठीक है, इसका आंसर है B। आगे चलते हैं, द फॉर्मूला ऑफ cos 2a इज। देखिए जो फार्मूला ऑफ cos 2a होता है, ये होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है। इसके कई फार्मूले होते हैं, जैसे कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। एक फार्मूला होता है इसका 2 cos स्क्वायर a - 1। एक फार्मूला होता है उसका 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a, ठीक है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a। एक ये फार्मूला होता है इसका। तो इसके काफ़ी फार्मूले होते हैं, तो आपको सारे ही याद करने पड़ेंगे। एक फार्मूला ये भी होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है, तो ये भी होता है एक फार्मूला। तो क्या क्या फार्मूला बताया मैंने, नोट कर लीजिए अगर आपको करने होंगे, क्या पता किसी और पेपर में आपको ये आ जाए। क्या होता है कॉस स्क्वायर, एक तो होता है आपका सिंपल ये कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। दूसरा होता है आपके पास 2 कॉस स्क्वायर a - 1, ठीक है, और एक होता है आपके पास 1 - 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है, और एक लास्ट होता है आपके पास 1 माइनस टेंजेंट
स्क्वायर ए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, ये पता है ये। तो एचपी टैट में कुछ भी डाल देते हैं। एचपी टैट का कोई सिलेबस ऐसे पर्टिकुलर सिलेबस डिसाइड नहीं होता, कुछ मतलब कुछ तो आप प्रीवियस ईयर के पेपरों को सॉल्व भी करेंगे। तो मैथ पोर्शन तो आप तब भी कर लेंगे। मैथ में आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी अगर सॉल्व करते हैं तो आप 25 से 28 के बीच मार्क्स लाते ही लाते हैं। पिछले ईयर सारे प्रीवियस ईयर करिए, कुछ कोई पढ़ने जरूरत नहीं। प्रीवियस ईयर के 10 से 12 साल के जो प्रीवियस ईयर है उन्हें सभी सारे मैथ के पोर्शन सॉल्व कर लीजिए। आप 25 से लेकर 28 के बीच मार्क्स ले आएंगे, ठीक है। आगे आ जाते हैं 101 क्वेश्चन पे। द डेरिवेशंस ऑफ साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए डेरिवेटिव का क्वेश्चन आ गया है इधर। देखिए कुछ भी आ सकता है एचपी टैट में, कोई पता नहीं होता, तब भी आपको एक अंदाज़ा लेके कुछ बेसिक सब चीज़ों के पढ़ने ही पड़ते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कैसे निकालेंगे? द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, तो 101 क्वेश्चन है ये। तो देखिए अब इसमें सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव निकालते कैसे हैं। मान लीजिए आपने फंक्शन मान लिया इसको एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स, और ये क्या है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है आपको, तो साइन एक्स, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है आपको, ठीक है, ये निकालना है। तो आप क्या करेंगे, एफ एक्स, ठीक है, लिमिट लगाएंगे, ठीक है, लिमिट लगाएंगे h टेंड्स टू 0, क्योंकि इसमें बोला है कि इसकी जो है x इक्वल टू 0 है, तो यह x टेंड्स टू 0 जो भी है। उसके बाद आपका फार्मूला क्या होता है, इसका साइन x का निकालने का एक फार्मूला होता है, ये होता है एफ ए प्लस एच, ठीक है, माइनस एफ ए, ठीक है, एफ ए डिवाइड बाय एच, ये होता है इसका फार्मूला। अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो एफ, ठीक है, ए की वैल्यू, ए क्या है, ए तो इन्होंने, ए क्या है 0, ठीक है, या आप इसको x बोल लीजिए, ठीक है, ए है 0 क्योंकि x या a बोल लीजिए आप इसको, प्लस h, ठीक है, प्लस h माइनस f, यहाँ पे a फिर से 0 आ गया, डिवाइड बाय h, ठीक है, डिवाइड बाय h। अब आप इसको आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, लिमिट, ठीक है, जो आपका ये फंक्शन है इसमें डालेंगे आप साइन एक्स, साइन एच, और आगे करेंगे आप माइनस 0, क्योंकि ये तो फंक्शन 0 हो गया पूरा, ये आ गया साइन एच डिवाइड बाय एच, आ गया आपका, ठीक है। तो जो साइन एच डिवाइड बाय एच होता है, ये भी एक फार्मूला होता है, लिमिट टेंड्स एट 0, ये फार्मूला होता है आपका 1, तो इसका आंसर आ गया 1, ये आंसर आ गया 1, ठीक है। तो सिंपल सा देखिए, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ सिंपल सा, कि क्या करेंगे आप, इसका एक फार्मूला होता है साइन एक्स लिमिट टेंड्स टू 0 निकालने का, एफ ए प्लस एच, ठीक है, माइनस एफ ए डिवाइड बाय एच। तो आप क्या करेंगे, इसमें जो लिमिट है एच टेंड्स टू 0, ठीक है, एफ आपने क्या कर दिया, जो यहाँ पे दिया है वो डाल दिया 0 प्लस एच, और 0 यहाँ पे भी 0 डाल दिया, ठीक है, एच। तो आपने इसमें क्या कर दिया, वैल्यू डाल दी, लिमिट्स तो वही रही आपकी साइन एच, ठीक है, ये तो 0 आ गया, इसमें h आ गया। तो इसका भी एक फार्मूला होता है कि जब लिमिट h टेंड्स टू 0 होती है और साइन h डिवाइड बाय h होता है, तो ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये आपका 1 आ गया इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 102 क्वेश्चन, 102 द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज। देखिए ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, ये तो इसका फॉर्मूला ही होता है, क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम अपने एक क्वेश्चन 103 पर पहुंच गए हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। द पैरामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर देन रेशियो ऑफ देयर रेडिया इज। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे द रेशियो ऑफ देयर रेडिया इज, यह क्वेश्चन गलत है, इसमें रेशियो ऑफ देयर एरिया होना था, तो
यह क्वेश्चन में सबको ग्रेस मार्क्स मिला है और इसमें सबको मुफ्त का 1 नंबर सबको ही मिला है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि रेशो ऑफ देयर एरिया, उनका रेशो क्या होगा, एरिया किसके एरिया का, पैरामीटर ऑफ सर्कल, बल्कि सर्कल के एरिया का और स्क्वायर के एरिया का। तो इसमें पहले क्या बोला कि द पैरामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, जो पैरामीटर ऑफ सर्कल है वो इक्वल टू है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पैरामीटर ऑफ सर्कल है वो क्या होता है। जो पैरामीटर ऑफ सर्कल होता है पाई आर, 2 पाई आर। पैरामीटर ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4a। और जो ए है इसमें, इसकी साइड है। ठीक है, ए है, साइड है इसमें ए। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे 4a डिवाइड बाई 2 पाई। ठीक है, 2 से 2 4 काट देंगे, 2a डिवाइड बाई पाई आ गया आपके पास आर की वैल्यू। तो आपके पास आर की वैल्यू यहाँ से आ जाती है, क्या आती है आर की वैल्यू, ये ध्यान रखेंगे, आर की वैल्यू आती है 2a पाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास बोला है कि रेशो ऑफ देयर एरियाज। तो एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। ए फिर से साइड है इसकी, पहले बता दिया मैंने। अब आप पुट करेंगे वैल्यू आर की, आर है इसमें 2a डिवाइड बाय पाई होल स्क्वायर ए स्क्वायर। जब आप इसको खोल लेंगे तो ये आएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4a स्क्वायर पाई स्क्वायर ठीक है, पाई स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आया हमारे पास जो आया है अभी तक, पाई 4a स्क्वायर डिवाइड बाय पाई स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय ए स्क्वायर। तो इस पाई से एक पाई कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास जो बचता है वो क्या बचता है, हमारे पास बचता है एक तो 4 बचता है, एक पाई बचता है, 4 पाई बचता है। ठीक है, यहाँ तक इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, यहाँ बचता है 4 पाई। अब जो क्वेश्चन आगे होगा, ये जो 4 पाई है, 4 डिवाइड बाई पाई है, ये खुलता है 22 डिवाइड बाई 7 और 4 इंटू 7 ऊपर चले जाएगा, ये डिवाइड बाय 22, 7 चौके 28 डिवाइड बाय 22, 2 से कट जाएगा 11, 2 से कट जाएगा 14। ठीक है, तो ये आ जाएगा 14 डिवाइड बाय 11, तो इसका रेशो आ गया 14:11। तो यह है इसका आंसर 14:11, आंसर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP A18 माइनस A14 इक्वल टू 32। तो इसका क्या होगा, इसका कॉमन डिफरेंस बोला है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, 1 इंटू डी। ठीक है, जो A होता है आपका होता है, A होती है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म N माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, A18 माइनस A14, तो A18 माइनस A14 इक्वल टू 32 के बराबर होगा। तो A18 में जब आप फार्मूला डालोगे तो ये आएगा A प्लस 18, ठीक है, N है जो उसके वो है 18 माइनस, ठीक है, 1, D की वैल्यू है, D की वैल्यू में पता नहीं है, ठीक है, ये और माइनस ऐसे ही रखेंगे इसे, A प्लस N की यहाँ क्या वैल्यू है 14 माइनस 1D इक्वल टू 32। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा A प्लस 17D, ठीक है, माइनस A प्लस 13
डी। ठीक है, ये आ गया ए प्लस 13D इक्वल टू 32। अब इसे नोट कर लीजिए क्या आया है हमारे पास। ठीक है, क्या क्या आया हमारे पास, ए प्लस सारा डी माइनस ए प्लस 13D इक्वल टू 32। इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस तारा डी माइनस ए माइनस 13D इक्वल टू 32। इसे से ए कट जाएगा, 17 से माइनस करेंगे तो आ गया आपके पास 4D इक्वल टू 32 और D 32 डिवाइड बाई 4 और आ जाएगा 8। 8 चौके 32, 8। तो ये है 8। तो D की वैल्यू आ गई। द डिफरेंस ऑफ एन ए पी इज 8। तो ये आ गया ए, डिफरेंस ऑफ इज 8। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ। अगर शॉर्ट ट्रिक करना चाहते हैं तो इसमें बोला कॉमन डिफरेंस। अगर आपको पता है कोई ए पी की सीरीज होती है ऐसे होती है, अच्छा जैसे मान लीजिए ये जो सीरीज होगी, जैसे हो गया 4, 8, 12, 16, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है डिफरेंस इनका जो क्या होता है सेम होता है। एपी का जो डिफरेंस होता है आपस में वो सेम होता है सीरीज़ में, पूरी सीरीज़ में, तभी वो एपी होती है। उसका एक रूल होता है कि एपी तभी कहलाती है वो। तो डिफरेंस क्या है, जैसे मान लीजिए आप कोई सीरीज़ ले लीजिए, सीरीज़ ले लीजिए जैसे 4, 8, 12, 16, ठीक है, 20, तो ये है। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है पता कि ए बोल रहे हैं कि जो ए 18 है और ए 14 है इनके बीच का डिफरेंस है 32। ठीक है, 32। ठीक है, तो अगर इनके बीच का डिफरेंस 32 है और आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ए 18 और ए, जैसे कि ए 18 होगा, 18 माइनस 14 कितना आता है, 4 आता है। 18 माइनस 14 कितना आता है, 18 माइनस 14 कितना आता है, 4 आता है। ठीक है, 4 आता है। और 4 को कितने से गुना करेंगे जो 32 बन जाए, तो 8 से गुना करेंगे तो 32 बन जाएगा वो। तो 8 से 32। तो इस तरीके से ला सकते हैं। आप मान सकते हैं कि इनके बीच क्या 4 है, 4 नंबर्स इनके बीच है। ए 18, जैसे कि ए 18, ए 17, ए 16, ए 15। ठीक है, ये है इनके बीच के नंबर्स ए 18, ए 17, ए 16, ए 14, ए 15 और ए 14 तो खुद होगा, तो 4 इसके बीच है। तभी तो मैं ए जब 18 माइनस आप 18 माइनस 14 करेंगे तो 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब कि आपको पता है कि इनके बीच का जो अंतराल है वो क्या होगा, वो सेम होता है। 4, 8, 16, 12, 16, मतलब क्या डिफरेंस सेम होता है। और 4 आ रहा है तो आपको पता है कि इनके डिफरेंस कितना होगा, 8 चौके 8 करने पे 32 आ जाएगा। तो 8 चौके 32, तो ये होगा इसका 8 आंसर। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप आगे चलते हैं। अब आता है क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल आर लेंथ 10 एंड 8.2 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है आपके पास वो होता है एरिया ऑफ रोम्बस होता है आपके पास पी क्यू डिवाइड बाई 2। और जो ये पी क्यू है इसके डायगोनल्स होते हैं, तो एक क्या है आपका 10 है और एक 8.2 डाल देंगे, 10 इंटू 8.2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसका पॉइंट्स नीचे ला देंगे तो 10 बन, चलो इसको अगले स्टेप में ही करते हैं। तो ये कर देंगे क्या, 10 गुना 82 2 इंटू 10। इसका जो पॉइंट्स है नीचे ले आए तो ये काट देंगे, 10 से 10 कट जाएगा, 8 से 2 से ये कट जाएगा तो आ जाएगा 1.41। तो आ जाएगा आंसर इसका 41। ठीक है, 41 सेंटीमीटर क्यूब, ये फर्स्ट आंसर। तो इसका फॉर्मूला याद रखना है पी क्यू डिवाइड बाई 2। और ये जो पी क्यू है इसके डायगोनल्स है और इसकी वैल्यू डाली और आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 106 क्वेश्चन पे चलते हैं। द एवरेज ऑफ 4.2, 3.8 एंड 7। तो एवरेज आप सबको निकालना आता है 4.2 प्लस 4.2 प्लस 3.8 प्लस 7 डिवाइड कर देंगे 3 से, क्योंकि 3 नंबर्स है ना तो डिवाइड कर देंगे
3 से, तो इनका जो सम आएगा ये कितना आएगा, इसका आ गया ये 8 + 7, 7 से 15, जो ये आ गया 15 डिवाइड बाय 3, 3 5 15 तो 5, तो आंसर आ गया 5B। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 107 द मीडियन ऑफ द डाटा 2668427 इसका क्या निकालना है, माध्य का निकालना है, मीडियन निकालना है हमें। ठीक है, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन क्या होता है, जो सेंटर में होता है, जब इसको अरेंज करेंगे आप तो ये अरेंज करके कैसे आएगा, ये आएगा 2 2 4 6 6, ठीक है, 7 7 8 9, ठीक है, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हमने इसको अरेंज कर लिया छोटे से बढ़ते क्रम में, छोटा बड़ा 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 इस तरह से अरेंज कर लिया। तो इसमें होता क्या है कि हम इसकी मिड टर्म देखते हैं कि इसमें मिडल में क्या है। तो इसमें देखिए यहाँ से हमने 3 छोड़े, यहाँ से 3 छोड़े, तो इसके मिडल में 6 6 आ रहा है, ठीक है, 2 6 6 आ रहे हैं। तो अब इसको हम बता नहीं सकते कि इसका मीडियन क्या है, माध्यिका क्या है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, जो इसकी फोर्थ, जो बीच में 2 टर्म आ रही है, फोर्थ और फिफ्थ टर्म, इनको प्लस कर देंगे और इनको क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आ गया 6, ये 6, तो इसका आंसर है 6। या इसका प्रॉपर जो फॉर्मूला है वो क्या है, ठीक है, इसका जो प्रॉपर फॉर्मूला है वो क्या है कि nth जो भी टर्म है आपकी, ठीक है, nth टर्म, ठीक है, nth टर्म और nth + 1 टर्म, ठीक है, और इनको डिवाइड कर देंगे, हाँ, nth टर्म 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे और होल को 2 से डिवाइड करेंगे। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, समझिए बात को कि क्या फार्मूला है इसका, nth टर्म डिवाइड बाय 2, nth + 1 टर्म डिवाइड बाय 2, ठीक है, और होल डिवाइड बाय 2, ठीक है, होल डिवाइड बाय 2 प्लस होल डिवाइड बाय 2। तो ये इसका फार्मूला। तो इसके nth टर्म क्या है, इसमें कितने टर्म, 1 2 3 4 5 8 टर्म है इसमें, तो इसको डालेंगे तो 8, ठीक है, डिवाइड बाय 2, 8 + 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है, होल डिवाइड बाय 2, प्लस का निशान होगा बीच में, तो ये आ जाएगा फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म डिवाइड बाय 2। तो फोर्थ और फिफ्थ टर्म में क्या है, फोर्थ टर्म में आपकी 4 जो अरेंज किया था, फोर्थ टर्म में 6 और 6 थी, तो 6 + 6 डिवाइड बाय 2, और आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 6। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका फॉर्मूला मैं आपको एक बार बता दूँ, वैसे मेरे को लगता है मैंने थोड़ा कन्फ्यूजिंग कर दिया फार्मूला। देखिए nth टर्म डिवाइड बाय 2 प्लस nth + 1 टर्म, nth + 1 टर्म डिवाइड बाय 2 और होल डिवाइड बाय 2, ये इसका फार्मूला है। और nth के जगह आप जितने नंबर ऑफ टर्म होगी, जैसे कि इसमें 8 है तो 8 डाल देंगे, 8, तो इसमें 8 डाला तो ये आ गया 8 डिवाइड बाय 2, तो आ गया फोर्थ टर्म, प्लस यहाँ डाला 8 तो आ गया फिफ्थ टर्म डिवाइड बाय 2। तो फोर्थ पे क्या है, जब आप इसको अरेंज करेंगे तो फोर्थ पे इस पर 6 था और प्लस फिफ्थ पे भी 6 था डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 12 डिवाइड बाय 2, तो इसका आ गया 6, ठीक है, इसका आंसर हो गया 6, आंसर हो गया 6। आगे बढ़ते हैं। 108 द 11th टर्म ऑफ AP, और इसमें जो ये AP है, अच्छा इसमें AP पूछा कि 11th टर्म क्या है AP की, ठीक है, तो कोई बात नहीं, 11th टर्म ऑफ AP हम निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने बताया था आपको, फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कि ये फार्मूला याद रखिए, ये AP का क्वेश्चन आता ही आता है। तो वो फार्मूला क्या था, AN A + N - 1D, ठीक है। तो इसमें देखिए मैं आपको क्या पूछिए, 11th टर्म पूछिए है, ठीक है, 11th टर्म पूछिए, जो n है वो 11 है। फर्स्ट टर्म इसमें दी है हमारे पास, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म a होता है, जो ये फर्स्ट टर्म है, तो a है -3, फर्स्ट टर्म है हमारे पास -3 प्लस
एंड नेक्स्ट टर्म आपको पता है क्या है, 11 है, 11 माइनस 1 डी। ठीक है, तो A11, ठीक है, A11 माइनस 3 प्लस 10 डी। ठीक है, A11 को यहाँ ऐसे लिख देंगे फिर से, -3 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू क्या होती है, डी की होता है डिफरेंस। तो अब जब आप माइनस डी का हो जाता है -2, ठीक है, -3 को करेंगे तो जो इसका डिफरेंस आ जाता है ये आ जाता है आपका 5/2। तो आपका डिफरेंस आता है 5/2। ठीक है, तो आप इसको पुट करेंगे डी की जगह, 5/2 पुट किया आपने, 2 5 10 5 5 5 25, तो ये आ गया -3 प्लस 25, और इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 22। जिसका आंसर आ गया 22। आगे चलते हैं क्वेश्चन 112 पे। फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/6। कोई नहीं, इसमें क्या है, हम पहले इनके जो बेस है, जो इसके क्या है बेस है, इनको हम क्या है इक्वल बनाएंगे, तो 1/4 1/6। ठीक है, तो इसको जब हम क्या है, इसको जब हम 6 से दो डिवाइड और गुणा करेंगे और इसको हम 4 से डिवाइड और गुणा करेंगे, ठीक है, तो आएगा 6 कम 6 6 चौके 24, और ये आएगा 4 1 कम 4 6 चौके 24। तो देखो इनके बेस इक्वल बन गए, तो क्या आया 4/24 और 6/24 आया, 6/24 आया, तो इनके बीच क्या होगा 5/24, तो 5/24 आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ 1728, तो इसका क्यूब क्या होगा, ठीक है, तो ये तो इसका क्या है 12 आंसर है, क्योंकि जब 12 को 3 बार गुना करोगे आपस में ही तो क्या आएगा 1728 आएगा। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा 12 आंसर है। द मोड ऑफ द डाटा 2 3 4 6, ये डाटा है, इसमें क्या बोला कि संख्या का बहुलक क्या होगा। बहुलक या मोड होता है वो क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है, जो जितनी बार आया होता है मोड उसका। देखो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मोड क्या होता है। मोड होता है जो ज़्यादा बार आता है, ठीक है, वो होता है मोड। मीन क्या होता है, मीन क्या होता है, मीन होता है सम ऑफ ऑल टर्म डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म, कि कितनी बार वो संख्या आई है और कितने नंबर्स है वो। ठीक है, और मीडियन, हमने अभी मीडियन का क्वेश्चन किया, उसमें क्या था, मीडियन के क्वेश्चन में क्या था कि फॉर्मूला क्या था, nth डिवाइड बाय 2 प्लस nth प्लस 1 डिवाइड बाय 2 और होल डिवाइड बाय 2, ये फार्मूला था। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ ध्यान रखना। तो इसमें क्या है, तो इसका सबसे ज़्यादा बार क्या आया, तो आपको देख रहे होंगे कि दो एक बार आया है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। तो आपका दो यहाँ लगभग 7 बार आ गया है, और 3 आपका 1 2 3, जो आपका 3 है वो कितनी बार आया है, 1 2 3 बार आपका 3, और 4 यहाँ पे भी है 4 बार, 3 आपका 4 बार आया है, जो 4 है आपका वो 4 बार आया है, जो आपका 5 है वो 5 आपका लगभग 1 बार आया है। तो यहाँ पे 6 और 8 भी 1 या 2 बार आया है, तो मतलब यहाँ पे जो आपका मीन है वो आपका क्या है 2 है, सॉरी मोड है वो 2 है, जो सबसे ज़्यादा बार 2 आया है क्योंकि। तो क्वेश्चन 114 भी हमने कर लिया, आगे चलते हैं। अच्छा 108 के बाद हमने सीधा क्वेश्चन 112 किया, उसके बाद 113 114 हम क्वेश्चन नंबर 109 पे चलते हैं।
क्वेश्चन 109, अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ। अब मैट्रिक्स ए सिंगुलर कब होती है? मैट्रिक्स ए सिंगुलर तब होती है जब क्या, जब उसका ए मैट्रिसेस इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो तब क्या होता है, आपकी मैट्रिसेस सिंगुलर होती है। तो इसका आंसर है बी। ठीक है, इसका आंसर है बी। जब मैट्रिसेस क्या होगी, 0 होगी, तो वो क्या होगी, सिंगुलर मैट्रिसेस होगी। ये मतलब बोलने का मतलब है। आगे चलते हैं। 110 110 110। अब क्वेश्चन क्या है, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज हुज साइड इज। किसी ए भुजा वाले घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो सरफेस एरिया आपको पता है कि आपका क्यूब क्या होता है, ये देखो मैं इसको समझा लेता हूँ थोड़ा सा। क्यूब होता है ये तो इसकी कितनी साइड होती है? देखो क्यूब की साइड बनती है ये एक साइड, ये 2 साइड, ये 3 साइड, ये 4 साइड, ये 5 साइड, और इसकी ऊपर वाली ये 6 साइड। तो इसकी 6 साइड्स होती है। ठीक है, और जो एक साइड होती है, जैसे ये है, ठीक है, एक बनता है ना, ऐसे करा के बॉक्सेस बनते हैं, ऐसे ही ये एक बनता है। तो इनको आप 6 पूरे तरीके के जुड़ते हैं, तो ऐसे 6 साइडें बनती है इसकी। तो इसका जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, जो इसका एरिया होता है वो क्या होता है, ए मान लीजिए बी, तो ये होगा, क्या हो गया, अगर ये भी है और ये भी है, क्योंकि इनकी एरिया का जो लेंथ होती है हर साइड से बराबर होती है, तो ये भी है ये भी है, तो ए स्क्वायर होती है। ठीक है, एरिया होता है जो इसका ए स्क्वायर होता है। उसी तरीके से जब 6 ऐसी ही आप क्या है सरफेसेस को आप प्लस करेंगे, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। तो 6 बार करेंगे तो क्या आएगा, 6 इंटू ए स्क्वायर। तो जो उसका सरफेस एरिया होता है वो 6 ए स्क्वायर होता है। तो ये तो आप याद भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन फॉर्मूलेज आपको सारे ही याद करने पड़ेंगे। अब आ जाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने का, वो कैसे निकाला जाता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। जिसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला आता है, आपको ये यहाँ पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला होता है तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है जो, वो होता है डी। ठीक है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला होता है इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने का। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, जो इसकी वैल्यूज़ है वो पुट करनी है, ओनली बस वही पुट करनी है आपको। तो यहाँ बी क्या है, बी है जो एक्स के, ये जो ए वाला एक्स है इसके साथ का कॉफिशेंट होता है वो बी होता है, इसके साथ ए होता है, और ये होता है सी होता है ये। ठीक है, तो ये होता है कैसे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये होती है आपकी जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये तो कांस्टेंट होता है, बी भी कांस्टेंट होता है, सी भी कांस्टेंट होता है। तो जो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो एक्स स्क्वायर के साथ वाला होता है आपका ए, जो एक्स के साथ होता है बी और सी। ठीक है, तो यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन के साथ, तो हमें लगेगा पता कि आपका इसमें जो b है वो -1 है, जो c है वो है -14। ठीक है, तो इसका जो हमने फॉर्मूला बताया था आपको कि क्या d जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डालेंगे वैल्यू, तो -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 इंटू सी है -14। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 1 माइनस 14 चौके 56। ठीक है, 56। तो ये आ गया आपका आंसर, आ गया आपका -55 -55, क्योंकि ये आ गया ना 1 स्क्वायर, यहाँ आ गया, हाँ इस से ये कट गया, हाँ 4 तो -55 इसका आंसर है।
जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है। -50 इसका नन ऑफ दी अबव इसका आंसर होगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है 115। ये है द डेसिमल फॉर्म ऑफ, इसकी डेसिमल फॉर्म क्या है? सिंपल सी बात है, जब आप 42 को 42 लिखोगे, इसको 0.2 लिखोगे और इसको क्या लिखोगे 0.006। ठीक है, सिंपल सी फॉर्म में लिखोगे, इनको प्लस कर दोगे तो आपके पास क्या बनेगा? 42 को ऐसे लिख दो 0.206, तो यह है इसका आंसर बी। आंसर है बी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसके देखो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। मैंने क्वेश्चन ऊपर किया तो यहाँ भी देखो इसकी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है, और ये बोले कि a नॉट इक्वल टू 0 इज ग्रेटर देन 0 और d ग्रेटर देन 0 देन। अब देखो इसका क्या होता है कि जब आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है उसका फॉर्मूला क्या था? b² - 4ac। जब ये d की वैल्यू देखो, जब ये डी की वैल्यू, आपकी जो डी की वैल्यू है ग्रेटर देन 0 होती है, डी की वैल्यू इक्वल देन 0 होती है, डी की वैल्यू लेस देन 0 होती है, तो क्या होता है? तब इसमें क्या होते हैं कि जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होते हैं तो जो रूट्स होते हैं आपके, ठीक है, जो रूट्स होते हैं वो होते हैं, जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होते हैं तो जो रूट्स होते हैं आपके वो होते हैं रियल एंड इक्वल्स। ये वाला रियल एंड इक्वल्स। जब डी की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं, जब डी की वैल्यू आपकी इक्वल टू 0 होते हैं तो रूट्स होते हैं आपके, सॉरी मैंने एक गलती कर ली। जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो टू रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होते हैं, ये जब वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। और जब आपकी डी की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है तो क्या होता है? तो जो रूट्स होते हैं वो होते हैं रियल एंड इक्वल्स। और जब डी की वैल्यू 0 से छोटी होती है, जो 0 से छोटी होती तो होते हैं अनइक्वल्स एंड इमेजिनरी, अनइक्वल एंड इमेजिनरी। ठीक है, नो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये होता है इसका 3 केसेस बनते हैं इसके। तो ये तीनों केसेस में तो हमारे से क्या पूछा इसमें, जब टी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होते हैं तब क्या होता है? तो मैंने बोला था तब क्या होता है, रियल्स एंड अनइक्वल रूट्स बनते हैं आपके, रियल एंड अनइक्वल रूट बनते हैं, मतलब इसका आंसर होगा ये बी। और जब डी की वैल्यू क्या है इक्वल टू 0 होगा, जब डी की वैल्यू इक्वल देन 0 होगा तब आपके रूट्स बनेंगे रियल और इक्वल्स। और जब डी की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो रूट्स इमेजिनरी बनेंगे, या बोल सकते हैं कि रूट अनइक्वल और इमेजिनरी बनेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, डी की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 117 क्वेश्चन, द टू टेंस एंड 2 टेंस इज इक्वल टू। ठीक है, 2 टेंस एंड 2 टेंस, जो 2 टेंस होते हैं, 2 टेंस का मतलब होता है इधर 2 टेंस का मतलब होता है 20। ठीक है, 2 गुणा 10 2 टेंस, तो ये हो गया 20। ठीक है, एंड 2 टेंस का मतलब होता है 2 टेंस का मतलब होता है 2 डिवाइड बाई 10, ये तो याद आता है 0.2। तो इसका जो 20.2 जो आप प्लस करेंगे 0.2 तो आ गया 20.2, तो इसका आंसर होगा ये। अब आ जाते हैं 118 क्वेश्चन पर, 118 बाय व्हाट फ्रैक्शन शुड वी मल्टीप्लाई 4 5 टू गेट। अच्छा, अब हम 4/5 पे ऐसा क्या गुणा करेंगे? हमारे पास 16/35 आता है, तो 4 को 4 से गुणा कर दो और 5 को 7 से गुणा कर दो, तो 4/4 4 16 7 5 35, तो आ गया 4/7, ये आंसर 4/7। 118 क्वेश्चन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 119, द एंटी डेरिवेशन ऑफ साइन 3x इज इक्वल टू। तो एंटी डेरिवेशन ऑफ साइन 3x इज इक्वल टू, तो इसका आंसर होगा
ये इसमें से ये सी भी होगा आगे कौन, तो ये होगा माइनस cos 3x डिवाइड बाय 3। ठीक है, इसका कुछ नहीं है, आपको इसकी एंटी डेरिवेशन मतलब डिफरेंट इंटीग्रेशन करनी है आपको sin 3x की, sin 3x की, sin 3x की। तो sin 3x की जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर इंटीग्रेशन करते हैं, तो क्या आता है आपका पास आता है माइनस, क्योंकि साइन का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वहाँ क्या आ जाता है कॉस, माइनस कॉस आ जाता है, और 3x ऐसे रहेगा, जो इसका लास्ट में होता है ये नीचे आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा ये सी आंसर इसका। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। इफ़ टू स्ट्रेट लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन विच इज वन इज़ ट्रू, तो इसका आंसर होगा सी। जब टू लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है तो m1 इज इक्वल टू -1/m2 होता है, ये इसका आंसर। तो यहाँ पे हमारा मैथ पोर्शन की वीडियो ख़त्म होती है। ठीक है, और अब मैं इसी तरह आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइकोलॉजी, जीके सभी के आपको वीडियो लाऊंगा, और इसी तरह हम सारे पेपर, सभी इसके पेपर करेंगे सॉल्व। धन्यवाद दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अप्रिशिएट कीजिए। हो सकता है मैं कुछ अभी मुझे लिखने में गलती हो रही हो या कुछ करने में गलती हो रही, तो उसे माफ़ कीजिए। मैं अभी स्टार्ट ही किया है, तो धीरे धीरे अच्छा इम्प्रूव करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।